नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से। बच्चों, हमारा आज का भी विषय वही है जिसकी चर्चा हम पिछले 4 व्याख्यानों से करते आ रहे हैं, यूरोप का पुनर्गठन। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको ये बताऊंगी कि यूरोप के एकीकरण के प्रयासों को किन कारणों से बढ़ावा मिला। दूसरा, यूरोप के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं हैं। और तीसरा, यूरोप के एकीकरण के संभावित परिणाम क्या होंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं यूरोप के एकीकरण के प्रयासों को बढ़ावा मिलने के कारणों को। पिछले कुछ वर्षों में अनेक कारणों से यूरोप के एकीकरण को बढ़ावा मिला है। इसमें सबसे प्रमुख कारण गोर्बाचेव की नीति रही है, जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने आर्थिक उदारीकरण तथा सुधारवादी नीतियों को अपनाया था तथा अन्य देशों में साम्यवादी क्रांति कराने तथा सीमित संप्रभुता के ब्रेजनेव सिद्धांत का परित्याग कर दिया था। इन नीतियों के 2 परिणाम हुए। एक तो सोवियत संघ का विघटन हो गया तथा दूसरी ओर यूरोप में एकीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला। गोर्बाचेव की नीतियों के कारण पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी सरकार के पतन को रोका नहीं गया तथा जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में भी बाधाएं उत्पन्न नहीं की गईं। परिणाम स्वरूप यूरोप के एकीकरण की संभावनाएं विस्तृत होती गईं, जिन्हें शीत युद्ध की समाप्ति से और अधिक बल प्राप्त हुआ। तो पहला कारण था बच्चों, यूरोप के एकीकरण के प्रयासों को बढ़ावा मिलने का गोर्बाचोव की नीति। दूसरे कारण के रूप में हम यूरोपीय साझा बाजार को ले सकते हैं। परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में यूरोपीय साझा बाजार ने भी यूरोप के एकीकरण में अपना योगदान दिया। इसने न केवल कृषि तथा विकास के अनेक क्षेत्रों में समन्वित नीतियों को अपनाया, बल्कि 1 जनवरी 1999 से यूरो मुद्रा प्रचलित करने का भी प्रस्ताव रखा, जिसे अब तक अनेक यूरोपीय देशों ने अपना लिया है। यही नहीं, सामान्य आर्थिक हितों के कारण इसके सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति भी विरोधी अथवा भिन्न दृष्टिकोण नहीं अपनाते, जिससे यूरोप के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इन 2 कारणों के अतिरिक्त तीसरे कारण के रूप में हम यूरोप में राष्ट्रीय असंतोष की प्रवृत्तियों को ले सकते हैं। शीत युद्ध के दौरान यूरोप की समस्त समस्याओं के लिए सोवियत संघ को उत्तरदायी ठहरा दिया जाता था, किंतु सोवियत संघ के विघटन के पश्चात पूर्वी यूरोप के देशों में उत्पन्न आर्थिक असंतोष ने यूरोप के अधिकांश देशों जैसे यूगोस्लाविया, जर्मनी तथा फ्रांस ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया। इन समस्याओं का समाधान किसी भी एक राष्ट्र द्वारा संभव नहीं है। अतः यूरोप के देश इस असंतोष का सामना करने के लिए एकीकरण का मार्ग अपनाने को प्रेरित हुए हैं। इन 3 कारणों के अतिरिक्त चौथे कारण के रूप में हम स्वतंत्र बाजार व्यवस्था को ले सकते हैं। यूरोप में जब तक साम्यवादी शासन के अंतर्गत नियंत्रित अर्थव्यवस्थाएं थीं, तब तक अनेक समस्याएं होते हुए भी इन देशों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त थी। किंतु साम्यवादी शासन की समाप्ति के बाद इन देशों ने आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के अंतर्गत स्वतंत्र बाजार व्यवस्था को अपनाया। इस व्यवस्था की सुरक्षा के लिए ये देश परस्पर सहयोग करने के लिए बाध्य हुए। इसके अलावा परिवर्तित परिस्थितियों में यूरोप के नेता विश्व शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा भी रखने लगे, जिसके कारण इन देशों में सहयोग तथा एकीकरण की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। तो ये थे बच्चों वे कारण जिनकी वजह से यूरोप का एकीकरण या उसका मार्ग प्रशस्त हुआ। अब हम लेते हैं यूरोपीय एकीकरण की मार्ग की बाधाओं को। यूरोप के एकीकरण के मार्ग में प्रमुख रूप से 2 बाधाएं हैं। पहली बाधा राष्ट्रवाद है। विश्व सभ्यता के आरंभ से ही लोगों में अपनी भूमि के साथ जुड़ाव की भावनाएं प्रमुख रही हैं। राष्ट्र राज्य की अवधारणा के उदय के बाद इन भावनाओं को और भी अधिक बल मिला। अब यूरोप के देश ये चाहते हैं कि उनके नागरिक अपनी भावनाओं को एक तरफ रखकर यूरोपीय भावना से कार्य करें, किंतु आम लोगों के लिए असंभव होता है कि वे अपने राष्ट्र की पहचान इतनी सरलता से खो दें तथा यूरोप के एकीकरण के लिए अपने राष्ट्रीय हितों को भी दांव पर लगा दें।
यही कारण है कि फ्रांस और ब्रिटेन ने अल्प बहुमत से संधि का समर्थन किया तथा डेनमार्क को संधि के समर्थन के लिए 2 बार जनमत संग्रह कराना पड़ा। जब तक यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद की भावनाएं प्रबल रहेंगी, तब तक यूरोप के एकीकरण की दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम सफल नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त यूरोप की एकीकरण में जो दूसरी बाधा है वो है जर्मनी। ऐतिहासिक समय से ही यूरोप के देश जर्मनी के प्रति आशंकित रहे हैं। यही कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का विभाजन कर उसे निर्बल बनाए रखने के प्रयास किए गए। अब जर्मनी का एकीकरण हो जाने के पश्चात यूरोप के देशों को यह भय है कि जर्मनी यूरोपीय समुदाय के देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा। एक तरफ तो फ्रांस और जर्मनी में ऐतिहासिक रूप से संदेह तथा अविश्वास की भावनाएं हैं, तथा दूसरी ओर जर्मनी की मुद्रा मार्क अन्य यूरोपीय मुद्राओं की अपेक्षा अधिक सशक्त है। अतः यूरोप के देशों को यह भय है कि जर्मनी कभी भी यूरोप के देशों के लिए आर्थिक संकट उत्पन्न कर सकता है। तो इस प्रकार यूरोप के एकीकरण के मार्ग में मुख्य रूप से 2 बाधाएं हैं, एक राष्ट्रवाद और दूसरा जर्मनी। इसके अतिरिक्त इस व्याख्यान में हम ये भी जानते हैं कि यूरोपीय एकीकरण यदि हो जाता है तो उसके संभावित परिणाम क्या होंगे। अगर यूरोप का एकीकरण राजनीतिक या आर्थिक संभव हो जाता है तो इसके विश्व पर व्यापक परिणाम होंगे। पहला परिणाम तो ये होगा कि वर्तमान एक ध्रुवीय व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तथा यूरोप एक बड़ी राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व राजनीति में उभरेगा। यूरोप के एकीकरण से एशियाई आर्थिक समूह की स्थापना के प्रस्ताव को भी महत्व प्राप्त होगा तथा अगर जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, ताइवान तथा आसियान के सभी देशों को मिलाकर एक आर्थिक संघ की स्थापना संभव हो सकी तो एशियाई देशों का भी एक शक्ति केंद्र बन जाएगा। इसी प्रकार नाफ्टा तथा साफ्टा के भी भविष्य में शक्ति केंद्र के रूप में उदय होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर ऐसा संभव हुआ तो विश्व में शक्ति के अनेक आर्थिक केंद्र बन जाएंगे तथा उनके बीच पुनः प्रतिस्पर्धाएं आरंभ हो जाएंगी, जिसमें संपूर्ण विश्व राजनीति प्रभावित होगी। इसके अलावा वर्तमान विश्व राजनीति में सैनिक की अपेक्षा आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धाएं प्रारंभ हो गई हैं। सोवियत संघ के विघटन तथा समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के पतन के पश्चात अब स्वतंत्र बाजार की अर्थव्यवस्थाओं के मध्य प्रतिस्पर्धा की संभावनाएं अधिक बढ़ गई हैं। यूरोप का एकीकरण संभव नहीं हुआ तो इस प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं को अधिक बल मिलेगा। इसके अलावा अगर यूरोप का एकीकरण हो जाता है तो यूरोप के देश संयुक्त रूप से अमेरिका का सामना कर सकेंगे। वर्तमान में भी ये देश अमेरिका की सर्वोच्चता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर किन्हीं कारणों से यूरोप का एकीकरण संभव नहीं हो पाता तो ये भी संभव है कि यूरोप अनेक गुटों में विभाजित हो जाए और वहाँ उग्रवादी राजनीति का प्रभाव बढ़ जाए। संपूर्ण यूरोपीय महाद्वीप में 44 राज्य हैं। राष्ट्रवादी भावनाओं तथा अनेक प्रकार की शंकाओं को देखते हुए यूरोप का एकीकरण निकट भविष्य में संभव दिखाई नहीं देता। यह भी एक महत्वाकांक्षा ही नज़र आता है, वास्तविकता नहीं। तो बच्चों, इस व्याख्यान के साथ ही हमारा जो यूरोपीय एकीकरण का चैप्टर था वो समाप्त होता है। अगले व्याख्यान में मैं किसी अन्य विषय पर आपके साथ चर्चा करूँगी। धन्यवाद।